यूं तो दुनिया में लाख मुश्किलें आती हैं, पर उन मुश्किलों को चीर कर एक नया इतिहास रचा जाता है और वही इतिहास रचने वाला मनुष्य सिकंदर कहलाता है दोस्तों। ऐसा ही एक स्टूडेंट आज हमारे बीच उपस्थित है, जिसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, बचपन से लेके एकेडमिक्स तक, फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक, उसके बाद फिर कंपटीशन की तैयारी शुरू करी और उसने उस तैयारी को चीरते हुए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब ली। क्या परेशानियां रहीं, क्या हर्डल्स रहे, किस तरीके की स्ट्रेटजी थी, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है उन छात्रों के लिए जिनके जीवन में डिस्ट्रैक्शंस, परेशानियां रहती हैं या जो अपनी तैयारी को सही तरीके से करना चाहते हैं। तो एक सफल छात्र का जो अनुभव है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो आज के इस एपिसोड में, आज के इस शो में मेरे साथ जुड़े हैं मेरे कलीग आदरणीय संदीप सर और हमारे ही बीच का एक स्टूडेंट जिसने सफलता प्राप्त करी है और वर्तमान में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट क्लियर करी है, सत्याग्नि। तो मैं दोनों लोगों का स्वागत करना चाहूंगा और शुरुआत करूंगा संदीप सर से कि संदीप सर स्वागत करें सत्याग्नि का। तो स्वागत है आपका सत्याग्नि मजूमदार। और आपने एसएससी सीजीएल क्रैक किया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट पाया है। शुरुआत करते हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से और आपने एसएससी की तैयारी कब शुरू की? थैंक यू सर, थैंक यू आकाश सर, थैंक यू संदीप सर। पहले मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए यहाँ पर, कि मेरे स्ट्रगल को अगर सारे लोग सुने तो वो भी अगर इंस्पिरेशन पाए हुआ से। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड हायर सेकेंडरी एग्जाम तक हमारा जो गांव का जो गवर्नमेंट स्कूल हुआ था, उसके बाद मैंने ग्रेजुएट की जादवपुर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ऑनर्स किया। उसके बाद मैंने सेम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया साइंस में। और उसके बाद जब कोविड का लॉकडाउन चल रहा था तभी मैंने एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस जो एसएससी का जो तमाम एग्जाम होता है उसका प्रिपेयर शुरू किया। अच्छा, आपका जैसे आपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताया, तो क्या सीजीएल के लिए पहले से ही टारगेट थे कि सीजीएल ही करेगा, क्लियर करना है या सीजीएल के थ्रू नौकरी लेनी है, या सीएचएसएल था मन में? मोटिवेट कैसे हुए सीजीएल की तरफ आप? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दरअसल मेरे मन में कभी ऐसा सोच आया नहीं कि मुझे ग्रेजुएशन नौकरी करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है। लेकिन मैं पहले से ही वो ऑनर्स के टाइम से ही मुझे यही ड्रीम था कि मुझे पीएचडी करना है, उसके बाद अपने फिजिक्स में ही पोस्ट डॉक करना है और अपना करियर आगे बढ़ाना है। लेकिन होता है ना कि कोविड में कुछ लोगों के साथ कुछ छेड़खानी हो जाता है। ऐसे ही मतलब मैं अपने मामा के घर रहता था बचपन से ही, क्योंकि मेरा जो माँ है वो एक डिवोर्स्ड वुमन है, तो इसलिए मैं मामा के घर रहता था। उसके बाद कोविड के टाइम पे थोड़ा बहुत फैमिली बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गए, इसलिए मैं मम्मी के साथ एक रेंटेड हाउस पे आके बसा। तो उसके बाद थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आ गया ऊपर से, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ भी अगर मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, स्टेट हो या सेंट्रल हो, कुछ भी अगर जॉब लग जाए तो चल जाएगा। तभी मन में कभी सीजीएल या सीएचएसएल ऐसा कुछ विचार नहीं आया। पहले से ही था कि कुछ ऐसा कुछ जॉब मिले तो अच्छा लगा। तो इसलिए मेरे दोस्त लोगों से सुना कि एसएससी करके कुछ एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो हर साल कंडक्ट कराता है। तो इसलिए मैंने सोचा तो चलिए ये फिर ले लेते हैं, इसका एक प्रिपरेशन स्टार्ट किया उसके बाद। बिल्कुल। अगला सवाल हमारा है कि आपने जो तैयारी की है इसका मोड क्या था? ऑफलाइन था, ऑनलाइन था या दोनों था? इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कीजिएगा। नहीं, मेरा पूरा का पूरा ऑनलाइन ही मोड रहा, क्योंकि वैसे भी तब लॉकडाउन चल रहा था कोविड के टाइम पे, और यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब एसएससी के टीचर, ऑफलाइन टीचर ऐसा बहुत सारा है नहीं हमारा गांव के आसपास। तो मुझे ऑनलाइन ही सब कुछ प्रिपरेशन करना पड़ा। और मैंने क्या किया, मुझे अगर कुछ पता नहीं था एसएससी के सिलेबस और उसका पैटर्न के बारे में, तो मैंने अनअकैडमी में ही एक सब्सक्रिप्शन खरीदा था 1 साल के लिए। और वहाँ पर वो मल्टीपल जो टीचर्स फैकल्टीज है उससे मैंने पहले मैथ्स का बेसिक लाइक क्वांट का जो बेसिक फार्मूला है वो क्लियर किया। उसके बाद इंग्लिश का वोकेबुलरी पोर्शन क्लियर किया। उसके साथ साथ रीजनिंग और जीके का भी मतलब कई हिस्सों में वो ऐसे क्लियर किया। और उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देता था कई सारे जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इसके दौरान मेरा प्रिपरेशन चला ऐसे ही, टोटली ऑनलाइन मोड रहा मेरा प्रिपरेशन। बहुत अच्छी बात है। मतलब कि सबसे बड़ी चीज़, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपने अपना जो कंप्लीट सिलेबस है, वो कितने टाइम में क्लियर किया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही पूछूँगा
इस पहले आप ये बताइए कि कंप्लीट सिलेबस कितने टाइम में कवर किया? कंप्लीट सिलेबस अगर बात करूँ तो लगभग 6 टू 7 मंथ में मेरा कंप्लीट बेसिक क्लियर हो गया था। एक बार पूरा मैंने पढ़ लिया था, तो मेरा जो बेसिक जो सिलेबस है, वो पैटर्न मुझे आ गया था 6 टू 7 मंथ्स और उसके बाद मैं सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक देने लगा। टेस्ट सीरीज कितने टाइम तक आपने लगाई? टेस्ट सीरीज मतलब एक बार बेसिक कंप्लीट हो जाने के बाद ही मैंने टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया था, तो लगभग एग्जाम के पहले से ही मतलब 6 टू 7 मंथ तो पूरा टेस्ट सीरीज बेसिक प्रिपरेशन रहा और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन में अटक जा रहा था या कुछ प्रॉब्लम हो रहा था उस टॉपिक को फिर से बेसिक से स्टार्ट किया, उस पर ज्यादा से ज्यादा रिविजन किया, उस पर थोड़ा जोर डाला। टेस्ट सीरीज में कितना कुछ सीखने को मिला आपको? दरअसल बोले तो प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज एक इनएविटेबल पार्ट है, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि सबसे बढ़िया जो बात है वो क्या आपका खुद का गलती आप खुद एनालिसिस कर सकते हो, जो टेस्ट सीरीज का बहुत एक अहम पार्ट है। और हम जैसे लोगों को जहाँ पर इतना ज्यादा मतलब एक्सपोजर नहीं मिलता, उतना ज्यादा कंपटीटर नहीं मिलता, स्टूडेंट नहीं मिलता जो कि गवर्नमेंट एग्जाम इतना बड़ा ऑल इंडिया पैन इंडिया बेसिस में गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करता है, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में रखा जहाँ का पूरा इंडिया का सारे जो टॉपर से लेकर जो नहीं भी निकलेगा एग्जाम जिसका वो भी वो टेस्ट सीरीज क्लियर कर टेस्ट देता है। तो यहाँ पर हम अपने एक पोजीशन अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग अपने आप को खुद से और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे है कि हर एक स्टूडेंट का या टीचर का एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत फेवरेट होता है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसे बहुत डर लगता है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन था और आपका ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत परेशान करता था? ये दोनों कैसे थे? फेवरेट सब्जेक्ट बोले तो मैथ मुझे शुरू से अच्छा लगता था। बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, मैथ तो मुझे मतलब बेसिक क्लियर था और एसएससी में मेरा आना ऐसा ही हुआ कि मुझे मैथ्स का क्वेश्चन देखकर क्वेश्चंस मुझे पहले भी आते थे, लेकिन वो जो शॉर्ट ट्रिक्स है, जो रूल्स है, जो शॉर्टकट फार्मूलास है, वो मुझे थोड़ा बहुत सीखना पड़ा। तो और पहले जो होता था कि मेंस में मैथ और इंग्लिश ही बेस्ड होता था, तो जिसका मैथ स्ट्रांग हो वो उसका मतलब आधा कम हो जाता था मेंस में। तो मैथ्स के लिए मैं एसएससी में मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरा इंटरेस्ट ग्रो हुआ। और अगर डर की बात करें तो ऐसा कुछ सब्जेक्ट नहीं था जो डरने वाला था, लेकिन जीके में तो बहुत सारे मतलब टॉपिक कवर होता है, उसमें पॉलिटी भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है और ये सब्जेक्ट हमारा जो बोर्ड से वहाँ पर मतलब 12th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ाना जाता, तो इसलिए वो थोड़ा मेरे लिए न्यू था, तो उसको कवर अप करने में थोड़ा बहुत पहले दिक्कत आता था, लेकिन मैंने वो मल्टीपल रिसोर्स से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गाइड और वो जो अनअकैडमी के जो फैकल्टी से उसके प्रॉपर गाइडेंस से मैंने वो ब्रश अप कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और सत्याग्नि कि पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं बच्चों के साथ, एक खासकर इस एज में। और जब बात कॉम्पिटिशन की आ जाती है तो छोटे-छोटे डिमोटिवेशंस जो होते हैं वो बच्चों को पढ़ाई से और उनके टारगेट से दूर लेके जाते हैं। तो आपकी लाइफ में हर्डल्स रहे, जैसा कि आपने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा-सा उस फेवरेबल नहीं रहा है। ऐसे में जो डिस्ट्रैक्शंस आए थे, उन डिस्ट्रैक्शंस को किस तरीके से हैंडल किया या स्टूडेंट्स को करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए आप? देखिए दरअसल मतलब ये डिस्ट्रैक्शन और जो डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन ये तो सबके लाइफ के मतलब इंटीग्रल पार्ट है, वो तो आएंगे ही। आप प्रिपरेशन के लिए या फिर लाइफ के किसी भी एंड में जब आप बहुत ज्यादा मतलब सक्सेस अगर अचीव भी कर लिए कोई, तब भी उसको डिस्ट्रैक्शन फेस करना ही पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा होगा। तो इस फेज में डिस्ट्रैक्शन तो आता था क्योंकि ये जो है आप जानते ही है कि एसएससी एक लॉन्ग एक लेंदी प्रोसेस है। एक साल में मतलब पूरा एग्जाम प्रोसीजर अगर खत्म एक साल में भी हो जाता था पहले, अभी तो फर्स्ट हुआ है, तभी बहुत बड़ा बात होता था हमारे अभी लिए। तो सब तो कुछ सारी चीज़ें हाँ, ऑलमोस्ट ठीक हो अभी चुकी तो हैं। सब कुछ मतलब एक मिशन मोड चल रहा है, तो अभी तो सब चीजें थोड़ा बहुत बेहतर हुआ, लेकिन पहले जो होता था 1 डेढ़ 2 साल लग जाता था फॉर्म फिलअप से लेकर फाइनल रिजल्ट पब्लिश होने तक। तो इस पूरा टाइम अपने मोटिवेशन पीक पर रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज था खुद के लिए। तो डिस्ट्रैक्शन जब आता था तब मैंने क्या किया, मतलब मेरे फैमिली मतलब मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसने मतलब फिजिकली तो मेरे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मुझे घर पे सारे के सारा इंतजाम वही करके देता था। कोई मतलब अगर कोई दिक्कत आ जाता था तो वही सब कुछ देख लेता। और जो मेंटल सपोर्ट जो है वो भी मैंने अपने फैमिली से मिला और मेरे जो 2-3 क्लोज्ड फ्रेंड्स है फ्रेंड सर्कल के अंदर, उससे मतलब हम लोग एक ही साथ प्रिपेयर करते थे। तो उससे मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलता था क्योंकि जब भी कुछ मतलब फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आता था तब मैंने शेयर करता था अपने प्रॉब्लम कि इस टॉपिक में आज मॉक लगाया तो नंबर इतना अच्छा आए नहीं। तो प्रीलिम्स के पहले-पहले थोड़ा बहुत यही प्रॉब्लम भी मुझे फेस करना पड़ा कि थोड़ा बहुत मॉक में मार्क्स कम आने लगा था। तो उसने प्रॉपर मतलब ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बातें जो करने के बाद वो शेयर करने के बाद मतलब अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी ग्रो होता है जो कि आप बात के प्रिपरेशन पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने अपना डिप्रेशन का जो फेस था वो मतलब
करके करने की कोशिश किया। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है कि अभी हाल ही में कुछ एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। हमने सीजीएल में देखा, कई बार सीएचएल में कुछ एरिया देखने को मिला, एमटीएस में भी कुछ एरिया देखने को मिला जहां पर शब्दों का खेल किया जा रहा है पैटर्न में। उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? पैटर्न को लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, दरअसल 2022 से लगभग एसएससी के सारे एग्जाम में पैटर्न के थोड़ा बहुत मतलब चेंज हो गया है। सबसे ज़्यादा चेंज तो सीजीएल में हुआ है कि प्रीलिम्स को ऑप्शनल कर दिया गया, टीआर 1 जो होता था पहले। हमारे समय टीआर 1 से लेकर टीआर 3 तक सबका एग्जाम मतलब मार्क्स ऐड होते थे फाइनल में, और डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता था, वो अभी मतलब हटा दिया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सेकंड जो स्टेप है कि डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर था इंग्लिश और हिंदी में, वो कैंसिल किया, तो ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मतलब ये थोड़ा बहुत लक बेस्ड होता था। हमारे समय हमने भी देखा कि बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे जो स्टूडेंट है वो बहुत मतलब अप टू टियर 3 या डिस्क्रिप्टिव पेपर उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में जाकर उसने ऐसा कुछ लिख दिया कि उसका जो मार्क्स है वो टोटल में आकर बहुत पुअर मार्क्स हो गया, कि उसको अपना मनपसंद पोस्ट या मनपसंद लोकेशन नहीं मिल पाया। तो इसलिए वो जो डिस्क्रिप्टिव हटाने का जो प्रोसेस तरीका था, वो मुझे मतलब लग रहा है ठीक ही लग रहा है। और उसके बाद जो पैटर्न जो चेंज है, प्रीलिम्स को ऑप्शनल कर दिया, और उसके साथ-साथ मेंस में जो इंग्लिश और मैथ के साथ-साथ वो जीके और रीजनिंग भी अब ऐड हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकता है एजुकेशन में, क्योंकि एक अगर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉयी होने जा रहा है, तो उसको मतलब मल्टीफेसेटेड नॉलेज होना ज़रूरी है। देश में क्या चल रहा है, या फिर मतलब थोड़ा बहुत जनरल इंटेलिजेंस अगर उसको आ जाए, तो ये मतलब सरकार के लिए एक अच्छा बात होगा, क्योंकि उसको मतलब सिर्फ मैथ पहले क्या होता था कि थोड़ा बहुत इंग्लिश आ जाए और मैथ में बहुत अच्छा है बंदे तो एग्जाम निकल लेता था। लेकिन अभी जो है कि कोई भी अगर सिर्फ जीके में स्ट्रांग हो या फिर इंग्लिश में स्ट्रांग हो, तो ऐसे करके उसको एग्जाम नहीं निकलेगा, या अगर निकल भी जाए तो उसको अच्छे मतलब मनपसंद रैंक नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए उसको सारे मतलब जो होता है कि सारे जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा-थोड़ा करके अगर वो अच्छा हो तो चलेगा। तो ऐसा ही है कि कुछ एक सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन करने का ज़रूरत नहीं है। आप सब सब्जेक्ट को थोड़ा-थोड़ा करके उसका निचोड़ निकाल लो, फिर उसको प्रिपेयर करो। तो ऐसे करके आप भी एक मतलब अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छे से डेवलप कर सकोगे, और ये आने वाले नेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं सत्याग्नि। मुझे पर्सनली थैंक यू अक्सर सर। ऐसा लगता है कि कुछ जो अपने सर्किल में भी ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी थिंक टैंक जिसे बोला जाना चाहिए, या थिंक प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, तो नो डाउट उनके साथ आउटकम्स भी बहुत अच्छे आते हैं। देश के लिए आपने अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी तरक्की करें, मेरी तो शुभकामनाएं सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं। थैंक यू अच्छा, सर। एक सबसे अहम क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे कोई बिगनर है जिसको अभी एसएससी के बारे में नहीं पता, और उसका बैकग्राउंड भी मैथ्स का बैकग्राउंड या साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, लाइक दैट कॉमर्स है या बीए है या नॉर्मल ग्रेजुएट जिसे हम बोलते हैं, वो है, एंड उसे अगर एसएससी की तैयारी करनी है तो उसे चार कौन से में रखने? सॉरी सर, आपका लास्ट लाइन थोड़ा कट गया, आप रिपीट करेंगे थोड़ा? हेलो? हेलो? हाँ सत्याग्नि, कोई अगर हाँ। बिगनर है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई बिगनर है जो नॉर्मल ग्रेजुएट है, तो उसे कौन से चार ऐसे पॉइंट हैं जो एसएससी की तैयारी के लिए अपने दिमाग में रखने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए सर, मेरे अकॉर्डिंग तो एसएससी के एग्जाम के मतलब सबसे पहला जो पड़ाव है, वो है कि आप पहले पॉइंट जो सिलेबस को आप थोड़ा बहुत मतलब पूरा का पूरा थोरोली रीड कर लीजिए। जो बिल्कुल। सिलेबस है मतलब जो टॉपिक वाइज जो सिलेबस है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैथ जान लिया तो जीके है, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, तो ये 4 सब्जेक्ट है, पूरा सिलेबस मुझे पता चल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आप पूरा का पूरा सिलेबस ए से लेकर जेड तक आप पूरा एक बार कवर अप कर लीजिए, और आप पहले मन में ये सोच लीजिए कि इस पूरा सिलेबस के अंदर आप किस-किस टॉपिक से पूरा का पूरा अनजान है, मतलब कभी पढ़ा नहीं। मतलब मेरे लिए जब पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ऐसा करके कुछ सब्जेक्ट था जो मैंने अभी तक मतलब पूरा ज़ीरो नॉलेज था मेरा, कुछ नहीं आता था मुझे। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि मैथ में कोई स्ट्रांग हो सकता है, इंग्लिश में कोई स्ट्रांग हो सकता है, ऐसे करके कुछ वीक पॉइंट भी आपको निकल आएगा। तो पहले उसको जॉट डाउन कर लीजिए कि ये पॉइंट मुझे नहीं आता और ये पॉइंट में मैं थोड़ा बहुत अच्छा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है ना, अक्सर ये सुनने में आता है कि स्ट्रांग जो है वो उसे और स्ट्रॉन्गर बनाइए, और वीक जो है उसको उतना ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए तो हो जाएगा। लेकिन अभी जो एग्जाम का पैटर्न हो गया है, ऐसे वीक को थोड़ा बहुत मतलब पूरा निग्लेक्ट करने से आपको एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्ट्रांग पॉइंट है ना, उसको अगर वीक ना होने दे, आप उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाने की जरूरत पहले से नहीं है, आप उसे वीक मत होने देना, उसको एक रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस के अंदर रखना, ताकि उसको आपको मतलब पूरा का पूरा प्रैक्टिस में रहे।
और जो वीक पॉइंट है उसको पहले फोकस कीजिए, उसको वीक से थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाद में जाकर हो सकता है कि आप जिस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन इजी आ गया कि आप जो वीक बच्चा है वो भी उस सब्जेक्ट में अच्छा कर जाए, तो आपका तो बेनिफिट हुआ नहीं होगा। अब आप जिसमें वीक है वो अगर आसान भी सवाल आ गया तो भी आप नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले आप पूरा सिलेबस देख लीजिए, पहला पॉइंट, उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप अपना जॉट डाउन कर लीजिए और उस पर फोकस कीजिए कि वीक में मुझे ये करना चाहिए। और उसके बाद जो कीजिए, आप पूरा सिलेबस से आपका बेसिक कंप्लीट कर लीजिए। लाइक आपका मतलब मैथ्स का जो मतलब मैथ्स हमें सबको आता है, जो एसएससी का जो मैथ्स आता है वो लगभग 10th स्टैंडर्ड का ही है। लेकिन होता है क्या, किसी को अगर 1 घंटे लगता है तो किसी को 3 घंटे लग जाएगा वो पेपर कंप्लीट करने। तो प्रॉब्लम वो टाइम मैनेजमेंट में है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक सीखना ही पड़ेगा। हमने जो मतलब ट्रेडिशनली करके आया था कि एक्स पकड़ के कुछ कर लिया, कुछ वेरिएबल पकड़ लिया, ऐसे करके होता नहीं है। तो हमने भी वैसे ऐसे ही कर रखा था कि जो भी हो जाए हम ट्रेडिशनल मेथड से हटेंगे नहीं। लेकिन बाद में देखा कि ऐसे करके हम टाइम में पेपर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप वो जो बेसिक जो रूल होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रूल होता है वो आप सीख लीजिए। उसके बाद इंग्लिश का अगर मेरे लिए अगर कहे तो मेरा वोकैब थोड़ा बहुत वीक था, तो वोकैब को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। रीजनिंग का जो जो आपको मेथड आता नहीं है उसे आप पहले सीख लीजिए। ऐसे करके बेसिक को पहले बिल्डअप कीजिए। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तो रही बात थर्ड पॉइंट की, तो आप कहेंगे एक बार आपका जब हो गया ना बेसिक, तब आप मॉक देना स्टार्ट कर लीजिए। तो मतलब आपको प्रैक्टिस भी कीजिए और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाइए। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि मॉक टेस्ट में पहले से बहुत अच्छा मार्क्स आपको आ जाएगा, ऐसा किसी को नहीं आता। जो टॉपर भी होगा ना उसका भी मॉक टेस्ट में पहले से बहुत गंदे मार्क्स आते थे। मैं 2-3 लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जो जिसका मार्क्स बहुत अच्छे है, मेरे से भी अच्छा है। तो उन्होंने कहा था कि वो तो मतलब प्रीलिम्स में जाकर उसको ऐसा लग रहा था कि प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा, ऐसे करके उसको आता था। तो आप मॉक देना स्टार्ट कीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए। सिर्फ मॉक देकर नहीं रखिए, क्योंकि एक मॉक में अच्छा मार्क्स आ गया तो मुझे तो बहुत कुछ पता चल गया, तो ऐसे करके ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। और अगर किसी मॉक में भी थोड़ा बहुत कम मार्क्स भी आ गया तो उतना ज्यादा डिमोटिवेट भी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी बिगिनर के प्रोसेस पे है। अभी आपको कुछ नहीं आता, आप मॉक देना स्टार्ट कीजिए, आपका बेसिक कंप्लीट हो गया और उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए कि किस-किस पॉइंट में मैं प्रैक्टिस के बगैर भी अभी थोड़ा बहुत वीक हूँ। तो उसको अगर आप नोट डाउन करके उसको फिर से बेसिक से स्टार्ट कीजिए। टाइम लगेगा लेकिन आपका प्रिपरेशन ट्रैक पे रहेगा। तो ये गया थर्ड पॉइंट। और जो फोर्थ पॉइंट है वो मैं कहूंगा पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के लगभग कुछ तो ऐसे भी क्वेश्चन होता है, लाइक इंग्लिश का जो वोकैबुलरी सेक्शन है वो तो प्रीवियस ईयर से भी अगर आप 10-20 पिछले साल के कर लीजिए तो एक दो आपको कॉमन भी आ जाएगा पूरा का पूरा। और उसके साथ साथ जो मैथ का जो पैटर्न है, लाइक 2018 के बाद जब से टीसीएस का पैटर्न चालू हुआ उसके से एक ही पैटर्न में आ रहा है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है सही, लेकिन जो क्वेश्चन का जो ओवरऑल पैटर्न है वो सही हो रहा है। तो आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अटेंड नहीं करेंगे तब आपको एसएससी का पूरा जो निचोड़ है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट पॉइंट यही है कि एग्जाम के 2-3 महीने पहले आपको अगर सबसे अच्छा रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप मॉक फॉर्मेट में अटेंड करें तो आपके लिए वो मतलब बेस्ट प्रिपरेशन रहेगा। और उसके बाद आप सबसे जो जरूरी बात है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और डोंट गेट सो मच फ्रस्ट्रेटेड एंड नेवर गिव अप, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन सब में होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। फेलियर को आपके सक्सेस के एक पड़ाव मान के चलिए, तो सक्सेस तो आना तय है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा है कि सभी के पास 24 घंटे होते हैं। आपके पास भी 24 घंटे हैं, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके पास भी 24 घंटे हैं। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो आपसे जानना चाहता है कि आप अगर एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हैं, टॉपर हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका रूटीन क्या होता था पढ़ाई को लेकर के? या आप मैथ्स को, रीजनिंग को, इंग्लिश को, जीके को कैसे डिवाइड करते थे 24 घंटे में? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? देखिए, टाइम मैनेजमेंट के बाद तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मैं अगर मेरा बात कहना चाहता हूँ तो मतलब मैं शुरू से ही थोड़ा बहुत स्टूडियस था, तो मुझे मतलब पढ़ाई बहुत अच्छा लगता था। तो मैं सुबह से लेकर मतलब अनअकैडमी में जब क्लास चल रहा था तो मैं मतलब शाम को 2 घंटे और सुबह को 2 घंटे मैथ्स का क्लास चल रहा था, तो उसमें मैं बेसिक क्लियर करता और उसके बाद 1 घंटा खुद का प्रैक्टिस कर लेता कि जो टॉपिक नया सीखने को मिला एक दिन में उसका दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर लिया और वो जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। और उसके बाद जो इंग्लिश है उसका ग्रामर पोर्शन अगर कुछ को सही लगा, लाइक मेरा ग्रामर पोर्शन थोड़ा बहुत ठीक था, तो मैंने वोकैब पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि मेरा वोकैब में थोड़ा बहुत वीकनेस आ रहा था। तो वोकैब के लिए मैंने लगभग हर दिन वो जो सिनोनिम, एंटोनिम्स ऐसे करके जो आता है, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने हर दिन रिवीजन देता था। एक बार कंप्लीट करने के बाद उसी को ही बार-बार रिवीजन करता था। और उसके बाद जो जीआई जो होता है रीजनिंग करके,
उसको मैंने मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि बेसिक जो है वो सबको आ जाता है। वो थोड़ा बहुत लक बेस्ड होता है। अगर एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपको याद आ जाए, आपको पैटर्न दिख जाए तो हो जाएगा और अगर नहीं भी दिख जाए तो नहीं होगा। वो बाद में भी दिख सकता है और फिर नहीं भी दिख सकता है। तो ये थोड़ा बहुत लक में होता है कि वो जो मिसिंग नंबर करके काउंटिंग फिगर्स करके जो वो होता है। लेकिन जो बेसिक जो रूल होता है लाइक ब्लड रिग्रेशन, डाइस प्रॉब्लम ऐसा जो होता है, वो सॉलिड नंबर आता है वहाँ से। तो आप वो जो उसका जो फॉर्मूला है वो आप थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लीजिए और उसके साथ-साथ मैं सबसे ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ किया अपने जीके पोर्शन पे क्योंकि वो मल्टीफेसेटेड होता है। उसमें सारे टॉपिक कवर होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी लाइक और मैं एक टॉपिक के अंदर भी बहुत सारा सब टॉपिक आ जाता है लाइक हिस्ट्री में मेडिएवल हो गया, एंशिएंट हो गया, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसे करके हो जाता है। तो उसमें थोड़ा-थोड़ा छोटा-छोटा पार्ट करके सेग्रीगेट कर लीजिए और एक ही पार्ट को 1 हफ्ते के एक ही दिन पे पढ़िए क्योंकि सारे पार्ट को अगर आप एक ही साथ पढ़ते जाएँगे तो आपका दूसरा जो सेक्शन है वो आपका कम हो जाएगा क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि जीके का जो टोटल वेटेज है वो सब्जेक्ट वाइज बेस्ड नहीं है। टोटल जीके का वेटेज टोटल मैथ्स के वेटेज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि अगर जीके में ही टाइम लगा दीजिए, सब्जेक्ट ज़्यादा हो सकता है लेकिन वेटेज उसके रिगार्डिंग ज़्यादा नहीं है। आपको फिजिक्स से 1 क्वेश्चन मिल सकता है, आपको पूरा हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको अकॉर्डिंगली वेटेज आपका जो टाइम मैनेजमेंट वो आपको करना चाहिए कि थोड़ा बहुत करके पढ़ लीजिए, बेसिक कंप्लीट कर लीजिए और पूरा 24 आवर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई भी कर भी नहीं सकता। आप डेली 5 से 6 आवर्स अच्छे से स्टडी कर लीजिए ना, सेल्फ स्टडी कर लीजिए। आपके कोचिंग क्लास हो गया और उसके बाद आप अगर 5 से 6 आवर्स सेल्फ स्टडी कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि 6 मंथ्स इज़ इनफ फॉर एसएससी प्रिपरेशन, एनी एग्ज़ाम लाइक एसएससी। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना सपना था या बाय डिफ़ॉल्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज़ किया या बाय डिफ़ॉल्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो कहना चाहिए कि आपके मन में चीज़ें आईं? देखिए मैंने तो पहले भी कहा था कि मतलब सपना मेरा कुछ और था लेकिन मतलब वो सिचुएशन ऐसा हुआ गया कि मुझे ये पाथ चूज़ करना पड़ा। लेकिन जब मैं ये पाथ चूज़ किया लाइक पब्लिक सर्विस जो मैंने चूज़ किया कि मुझे रिसर्च एरिया से निकल कर यही एरिया मुझे चूज़ करना पड़ा। तब मुझे इस एरिया में आने के बाद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ग्रो होने लगा। और अभी तक तो मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि कब मैं सर्विस को जॉइन करूँ और कब मैं मेरे द्वारा देश का कुछ सेवा और भला हो सकता है। तो ऐसे करके कि मेरा जो गोल था वो कभी मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो मेरा मन में पहले कभी नहीं था। मैं जब एसएससी का थोड़ा बहुत मतलब पोस्ट डिटेल्स देखा तब मुझे देखा कि वहाँ पर बहुत सारा पोस्ट आ जाता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, वो जो एएसओ होता है सीएसएस या रेलवे वगैरह में वो सब हो जाता है। तो मैं ऐसा लगता था कि वो अगर मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर वो जो एएसओ सीएसएस या फिर और जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है उसका उतना ज्यादा मतलब लोगों में जान पहचान नहीं है। अगर किसी से कह भी दे वो समझ में नहीं रहेगा और ये फील मुझे खुद में भी हुआ है। तो इसलिए मैंने चूज किया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्योंकि पहले तो ये था कि इसका मतलब डिपार्टमेंट के नाम से लोगों को अच्छी से जान पहचान हो जाता है और उसके साथ साथ वो होम पोस्टिंग का जो एक इशू हो जाता है क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं अपने मम्मी के साथ रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा दूर घर से अगर जाना हो तो मेरे लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। तो इसलिए मैंने ये पोस्ट चूज़ किया क्योंकि मेरा रैंक जो था मुझे पता था कि मुझे होम पोस्टिंग मिल जाएगा लाइक मेरा होम स्टेट मिल जाएगा कोलकाता ज़ोन में। तो वो मिल भी गया मुझे फॉर्च्यूनेटली। तो इसलिए मैं ये पोस्ट चूज़ किया और मेरा गोल पहले से ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे इनकम टैक्स ही चाहिए। पहले तो ऐसा था कि मुझे कुछ ना कुछ अगर जॉब मिल जाए भगवान की कृपा तो वो चल जाएगा। और जब मेरा रैंक अच्छा हुआ, मार्क्स अच्छा रहा तब मैं देखा कि इस कोई भी लेवल 6 या 4600 गेट पे का कुछ जॉब अगर चुन लूँ तो उसमें कौन-सा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं इसे चूज़ किया। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसी बीच में, ये आपका एसएससी का कौन-सा अटेम्प्ट था? और इससे पहले ऐसे कोई एग्ज़ाम दिए जिसमें आपने असफलता देखी हो? तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों संदीप सर? जी सर, बिल्कुल। या एक्चुअली मैं ये एसएससी सीजीएल 2021 मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। लेकिन मतलब मैं इसे सेकंड नहीं मानता, मैं इसे फर्स्ट अटेम्प्ट मानता और मेरा फुल फ्लेज अटेम्प्ट अगर आप काउंट करें तो ये मेरा फर्स्ट ही था क्योंकि 2020 का मैं अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा बिना अटेम्प्ट में ही मतलब बिना उतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं था लेकिन मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था कुछ मार्क्स से। और मेंस के पहले-पहले मैं श्योर नहीं था खुद से कि मुझे यही करना चाहिए और फिर मेरा जो प्रीवियस गोल था एकेडमिक में वो मुझे परस्यू करना चाहिए। इसलिए मेंस के पहले मैंने उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया। मेंस के 1-2 दिन पहले ही मैं जस्ट बेसिक फॉर्मूलास देखकर एग्ज़ाम देने चला गया और ऐसा ही हुआ कि मुझे मेंस नहीं निकला। और उसके बाद जब नहीं निकला तब मैंने देखा कि एक सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ जॉब तो करना ही पड़ेगा तो इसलिए मैं 2021 का फॉर्म भरा और उसमें सिर्फ सीजीएल नहीं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट और उसके बाद वो आईएमडी का वो एक फॉर्म आया था दिसंबर में आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट उसका फॉर्म, रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म सब मैंने भर दिया था।
और सभी के सब एग्जाम मैंने उसके बाद 100% डेडिकेशन और प्रिपरेशन के साथ देने का कोशिश की और सारे के सारे अनफॉर्चुनेटली मुझे वो सब क्लियर हो गया। सारे एग्जाम क्लियर हुए? अभी तक तो सारे एग्जाम ही क्लियर हुआ है। बहुत अच्छी बात होती है ये किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, और ये मैं ये कह सकता हूँ, जैसा मैंने सभी लोगों के लिए बोला है, और मैं ही नहीं, सारे ही लोग बोलते हैं, 6 महीने अगर आप अपने अपने जीवन के लिए दे दिए और डेडिकेटेडली 6 महीने दे दिए, तो निश्चित रूप से आप जिस चीज़ में, जिस भी फील्ड में, जिस भी युद्ध में जाओगे, आप निश्चित रूप से विजयी होकर वहाँ से लौटोगे, बशर्ते आपको तलवार चलाना भी आना चाहिए और तलवार से बचना भी आना चाहिए। तो संदीप सर, कोई क्वेश्चन आपके मन बिल्कुल में? सर, एक और सवाल है मेरा सत्यांगी, कि ये जो तैयारी का दौर होता है, यहाँ पर मोटिवेशन आता है, आप जैसे आपका इंटरव्यू देखेंगे तो तुरंत मोटिवेट हो जाएंगे कि अरे यार, जब सत्यांगी कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती। लेकिन तैयारी के समय डेली डिमोटिवेशन भी आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, इरिटेशन आता है, कोई कोई सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे नहीं बना, या कोई दिक्कत हो गई, कैसे मैनेज करते हैं आप कैसे मैनेज करते थे, और लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप कि अगर कोई डिमोटिवेशन आए, फ्रस्ट्रेशन आए, कैसे मैनेज किया जाए उसे? देखिए, डिमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन तो सबको आता था और आएगा भी इन फ्यूचर। जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने का सोच रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कोई ऐसा पास मार्क्स नहीं होता कि आपको इतना परसेंटेज आने से आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कंपटीशन के ऊपर, वैकेंसी के ऊपर और उस साल का क्वेश्चन पैटर्न या फिर टफनेस जो होता है क्वेश्चन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारा फैक्टर होता है। तो आपको हमेशा के लिए प्रिपेयर रहना है कि सबसे वर्स्ट सीन क्या होना चाहिए, हो सकता है, तो इसके लिए आपको फोकस रहना चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि डिमोटिवेशन तो सब पे ही आएगा, लेकिन आपको कभी भी गिव अप नहीं करना, कभी भी मन में यही नहीं सोचना चाहिए कि आप अगर एक एग्जांपल मान लेते हैं कि आप सीजीएल के लिए पूरा का पूरा डेडिकेटेड है, तो एक बार सीजीएल का प्रीलिम्स सबको नहीं निकला, तो उसके लिए आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप सीजीएल के लिए एलिजिबल ही नहीं रहा, तो आप सीएचएसएल में अपना फोकस शिफ्ट कर लिया। ऐसा मत कीजिए। आपको अगर सीजीएल नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, उस साल नहीं हुआ, अगले साल तो आप ट्राई कर सकते हैं ना, तो आप सीएचएसएल दीजिए, उस साल सीएचएसएल भी दीजिए, एमटीएस भी दीजिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम जैसे मतलब जो थोड़ा बहुत लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है अपने फैमिली के लिए, आपके घर वाले के लिए, खुद के लिए भी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर 1-2 एग्जाम में अगर फेलियर आपको फेस कर सकते हैं, लेकिन फेलियर इज जस्ट अ स्टेप ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो कभी भी मतलब डिमोटिवेट हो, लेकिन कभी भी ऐसा ना हो जाए कि आप गिव अप करो। जब भी डिमोटिवेशन आए तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग जो काम लगे, लाइक मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, तो जब भी मेरा पढ़ाई में मन नहीं रख रहा था, 1-2 दिन तक भी मैंने अपने बुक्स को टच नहीं किया था, तो मैंने जाकर दोस्त लोगों के साथ क्रिकेट खेलता था, बाहर जाकर क्रिकेट खेलता था। तो ऐसे करके कुछ का कुछ आपका जो हॉबी है, जो एक्सट्रीम मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है करके, आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होता है, तो आप वो परस्यू कीजिए कुछ टाइम के लिए, और उससे जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगा उससे आप यूटिलाइज कीजिए आपके नेक्स्ट दिन के प्रिपरेशन पे। ये एक रहा। और दूसरा जो है, आप आपके क्लोज सर्कल बना लीजिए, वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आपके क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकता है, तो और आप खुद भी हो सकते हैं, कि आप शेयर कीजिए आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका जो डिमोटिवेशन है, वो आप शेयर कीजिए उसके साथ। उन लोगों से मत कीजिए जो आपको मजाक उड़ाएगा, बल्कि उन लोगों से कीजिए जो आपको उसमें सहायता देगा, जो आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा, जो आपको और कहेगा, जो आपको पुश देगा। ये पुश बहुत जरूरी होता है। लाइक मेरे लिए मेरा मम्मी था और मेरे दो एक फ्रेंड था जिसके साथ मैं सारे के सारे जो बातें थे वो मैं शेयर करता था, और उसके बाद उससे मतलब 1-2 घंटे बात करने के बाद मुझे जो पॉजिटिव एनर्जी फील होता था, मुझे जो मोटिवेशन मिलता था, उसको मैं आगे के प्रिपरेशन पे यूटिलाइज करता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक क्लोज्ड सर्कल बना लीजिए आप, जिसके मतलब वो आपके मतलब ग्रुप सर्कल भी हो सकता है, जो एक साथ प्रिपेयर कर रहा है बंदे, वो भी हो सकते हैं, और उसके साथ आप शेयर कीजिए डे टू डे बेसिस पे, आप अपना प्रोग्रेस भी शेयर कीजिए, और आपका जो फेलियर है, जो टॉपिक पे आपको थोड़ा बहुत कमी नजर आ रहा है, वो भी आप शेयर कीजिए। और शेयर करने से होगा क्या कि आपके माथे पे जो बोझ होगा कि मुझसे नहीं होगा, तो आप देखिएगा कि आपके दोस्त भी कह रहा है कि वो भी एक आसान से टॉपिक पे अटक जा रहा है, तो तुम आपको लगेगा कि आप तो इसमें अच्छे हैं, तो आपको अगर वो आ जाए तो उसको भी वो आ सकता है। तो ऐसे करके वो एक क्रिएटिव कंपटीशन हो जाएगा आपके अंदर, आप दोनों के अंदर। तो इसमें से बहुत सारे लोग एक साथ बेनिफिट हो सकते हैं, ये मुझे लगता है। बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है आपने सत्याग्नि हर एक क्वेश्चन का, और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो ये इंटरव्यू है, आपके जो ये क्वेश्चंस के आंसर हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स, या कहूँ बहुत सारे भविष्य के एसएससी सीजीएल क्रैकर्स के लिए एक प्रेरणा बनेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। विपरीत परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी प्रतिकूलताओं से भरा हुआ था। जन्म से पहले
मुझे लगता है कि जिनके 7 भाई मारे जा चुके हैं, जिनका जन्म खुद कारागृह में हुआ था और उन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से चरितार्थ किया, किस तरीके से सबके सामने लेके आए, हमें सीख लेनी चाहिए और हमें उस हर सफल व्यक्ति से सीख लेनी चाहिए, जिसने एक बेंचमार्क स्थापित किया है, जिसने एक पोजीशन पाई है, जिसने तूफानों को चीरकर अपना अस्तित्व तय किया है, अपने ही लिए नहीं बल्कि एक अच्छे समाज के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है सत्याग्नि की बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आपको, आपके दोस्तों का, आपकी फैमिली का। प्रतिकूलताएँ तो रही जीवन में, हर किसी के रहती हैं और उसका आपने भरपूर बेनिफिट उठाते हुए अपनी पारिवारिक, अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए जो आपने मेहनत करी, उसके जो रिज़ल्ट्स आपके सामने आए हैं आज, ये आपको ही नहीं बल्कि आपके द्वारा जुड़ी हुई जो आपकी पूरी सोसाइटी है, आपके जो अपने हैं, उनके जीवन को भी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में पॉज़िटिव बनाएगा और निश्चित रूप से आने वाली न्यू जनरेशन को प्रेरणा देगा कि आप जैसे लोग भी, जिनके पास बहुत सारे साधन या रिसोर्सेज़ नहीं हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का यूज़ करते हुए किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरीके से अपने कि आपको सब शब्दों के साथ आज के इस इंटरव्यू को जो है यहाँ पर विराम दें। मतलब अब सिलेक्शन हो गया तो आप इसे बोल सकते हैं कि बड़ा शानदार रहा है और आपने उसको जो विपरीत दिशा थी आपके जीवन में उसको आपने चीर के सिलेक्शन लिया और आपकी माताजी का बहुत सहयोग रहा। तो हम तो सबसे पहले धन्यवाद करेंगे आपके माताजी को, चरण स्पर्श करेंगे कि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आपने एग्जाम क्रैक किया। आपके दोस्तों का जो जिन्होंने आपको सहयोग दिया उनको धन्यवाद। और मैं आपसे बस अंत में बोलना चाहूंगा कि आप जो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर आप 2 शब्द कहना चाहें कि क्या करना है, क्या नहीं करना और कैसे तैयारी करना है, अगर आप 2 शब्द बोले तो अच्छा होगा। जी, बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ अंत में कि आप जो सारे जो मेरे फेलो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जिसके मतलब कोई अभी सक्सेस को टच नहीं किया है, तो नेवर, नेवर, नेवर गिव अप, प्लीज़। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जो मोटिवेशन आपके खुद से मिलते हैं ना, खुद के अंदर से जो मिलता है, ये आपको हमेशा के लिए पुश करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम निकाल लिया, आपको एक गवर्नमेंट जॉब लग गया, तो आपका लाइफ वहाँ पर ही समाप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी आपको नया-नया चैलेंज आएँगे, आपके सर्विस लाइफ में बहुत-बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये जो अंदर का जो मोटिवेशन है ना, बहुत ज़रूरी है। वो फैमिली है, वो क्लोज़ फ्रेंड्स होगा, वो टीचर होगा, वो सब सारे लोग होगा, वेल विशर्स सारे होंगे, जो आपको बाहर से मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन वो जो अंदर का जो मोटिवेशन है ना, वो आपको खुद को ही करना देना पड़ेगा कि मुझे क्यों करना है? मुझे क्यों ये करना है? मुझे क्यों इतना कॉम्पिटिशन में भाग लेना है? मुझे क्यों इतना स्ट्रगल करना है? वो तो है, लेकिन आपके अंदर जब आप ये क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद देना पाओगे कि मुझे इसीलिए ये बनना है और इसीलिए ये एग्ज़ाम को क्रैक करना मेरे लिए ज़रूरी है, तो आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता, सिवाय आप खुद की। जब तक हार नहीं जाते, तब तक खुद से हार मत मान लीजिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से आप हमारे साथ जुड़े। आशा करता हूँ कि आपके इंटरव्यू को देखकर, आपके द्वारा बताई हुई बातों को देखकर स्टूडेंट्स के मन में कुछ ना कुछ तो भाव आया होगा, मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे और हमारा और हमारी अनअकैडमी की टीम का सभी लोगों का ये कहना है, सभी गुरु लोगों का एक ही कहना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, एक्यूरेसी डेवलप करो, स्पीड पर फोकस करो, टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक्स सीखो। 6 महीने अपने जीवन को दो, आने वाले 60 साल तय हो जाएँगे। अगर इन्हीं 6 महीने में आप अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो आने वाले एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सत्याग्नि की तरह आप भी सफल हो सकते हैं। आशा करते हैं कि आप भी सफल होने के बाद हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ेंगे और आने वाले भविष्य को उज्ज्वल बनाएँगे। तो इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को और साथ में सत्याग्नि को शुभकामनाएँ देता हूँ। साथ ही उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बाय-बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। लव यू। Thank you so much, sir. थैंक यू। Thank you.